हे डूड, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ पटेल। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट एके वाशु। ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं बीएससीसी के बारे में। बेसिकली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली ये स्कीम होता क्या है, इसका आरओआई क्या होने वाला है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है अगर आप इस लोन को लेते हो। बेसिकली ये स्कीम तो है जो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू रन करा जाता है, लेकिन इस स्कीम में आप एक तरह से लोन ही ले रहे हो गवर्नमेंट से, ठीक है, जो आपको बाद में तो देना ही है। लेकिन आप जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, सपोज डैट ये जो लोन है वो आपको पढ़ाई करने के लिए मिलता है, मतलब आप अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने में इस लोन का यूज़ कर सकते हो। मतलब इस लोन को लेकर के आप अपने हायर एजुकेशन को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है उसमें बात करें, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और फिर जो र्यूमर्स होते हैं ना, अफ़वाह, कि इसको लोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको लोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके, तो उन फैक्ट्स पर भी हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि क्या मार्केट में र्यूमर अफ़वाह चल रहा है वो और क्या सही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा एंटायर वीडियो है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करने का ट्राई करूँगा। इस पूरे वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेने से क्या फ़ायदा है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, ए टू ज़ेड। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो हम बात करते हैं बीएससीसी के बारे में। बेसिकली बीएससीसी स्टैंड फॉर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या? तो ये एक तरह का स्कीम है जिसको 2016 में लॉन्च करा गया था हमारे ऑनरेबल सीएम के द्वारा। मतलब कि बिहार के जो सीएम थे 2016 में, उन्हीं के द्वारा ये इस स्कीम को स्टार्ट करा गया था। बेसिकली इस स्कीम का लाने का यही एम था कि जो ये है बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो हायर एजुकेशन तो चाहते हैं, मतलब कि आगे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना वो नहीं है, पैसा नहीं है कि वो आगे पैसा देकर के पढ़ सके। तो बेसिकली उस उन्हीं स्टूडेंट के लिए लाया गया था इस स्कीम को। इसमें क्या होता है कि आप अपने हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आपको 4 lakhs का लोन देती है, अप टू 4 lakhs का लोन देती है। जरूरी नहीं है कि हर कोर्स में आपको 4 lakhs ही लग जाए, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, कोर्सेज पे, ठीक है। तो अप टू 4 lakhs, ज़्यादा 4 लाख लाख तक का लोन आपको मिलता है। अब देखो, ये गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम चलाया जा रहा है, तो इसमें आपको लोन दिया जाता है ताकि आप पढ़ सको आगे, और बाद में आपको ये वापस भी करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया इस स्कीम का ओवरव्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। बेसिकली अगर सपोज डेट आपने लोन लिया, ठीक है, तो क्या क्या इंटरेस्ट रेट होने वाले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें यार देखो, जो बॉयज़ हैं उनके लिए 4% आरओआई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4% पर एनम। हर साल आपको 4% का इंटरेस्ट लगेगा जो भी लोन आप लोगे, ठीक है। और गर्ल्स या फिर कोई ट्रांसजेंडर है या फिर कोई डिसेबिलिटी है किसी बंदी में, एक्सेट्रा, तो उनके लिए 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बेसिकली तुम कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना कब से है? तो बेसिकली यार सपोज डैट तुमने बीटेक करना है, ठीक है। और तुम्हें बीटेक करना है, बीटेक 4 साल का कोर्स है। उस कोर्स में तुम्हें अप टू 4 lakhs का लोन गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है। 4 लाख का लोन दे दिया, 4 साल का कोर्स है, बीटेक कर रहे हो तो सपोज तुम्हारा जैसी कोर्स खत्म होगा उसके 1 साल तक तुम्हें टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि तुमने 2025 में एडमिशन लिया, तुम्हारा 2029 में ये तुम्हारा खत्म हो रहा है बीटेक। फिर 2030 से तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, जो अमाउंट तुमको मिला है, जो 4 लाख मिला था उस पे। अगर तुम लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो या फिर तुम्हें कुछ डिसेबिलिटी है, तो उस केस में तुम्हें 1% ऑफ इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। अगर तुम लड़के हो तो उस केस में तुम्हें 4% ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। अब ये भी होता है कि 2030 तक में तुम्हें 2030 के बाद तुम्हें इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। और साथ में अमाउंट भी वापस करना होगा डिफरेंट डिफरेंट ईएमआई पे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर हो सकता है कि 2029 में तुम्हारा बीटेक कोर्स खत्म हुआ, तुमने 2030 तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिला, तुम अभी भी
उतना कैपेबल नहीं हो कि तुम पैसा दे पाओ। तो उस केस में क्या होता है ना कि आप कोर्ट में जाओगे, उसे हाफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है, वो कोर्ट से बनता है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बन जाता है, या फिर एक एग्रीमेंट टाइप होता है। उसमें आप ये दिखाओगे कि आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आप बहुत गरीब हो। तो इस केस में आपका जो लोन का जो टेन्योर था उसको 1-2 साल इंक्रीज करा जा पेमेंट या फिर ईएमआई के बारे में। देखो यार, रीपेमेंट ईएमआई इट मीन्स कि आपने तो लोन ले लिया, अब आपको वापस भी करना है, तो वापस कर रहे हो, इस इट मीन्स कि रीपेमेंट कर रहे हो, आप लोन वापस कर रहे हो। और ईएमआई इन द सेंस कि ना कि एक बार में तो पूरे, अगर आप कैपेबल हो कि एक बार में आप 4 लाख का 4 लाख लोन एक बार में वापस कर दो, दैट्स ओके, वो भी सही है। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो कि मैं एक बार में 4 लाख लोन नहीं दे सकता, 2 बार में 4 लाख लोन नहीं दे सकता, उस केस में आप ईएमआई लोगे। ईएमआई बेसिकली होता क्या है कि हर मंथ कुछ पैसे डिडक्ट करे जाएंगे आपके अकाउंट से, या फिर जैसे भी आप देना चाहो, और फिर वो धीरे धीरे हर मंथ कुछ ना कुछ डिटेक्ट होते होते छोटा छोटा अमाउंट एक बार जा करके 2 साल 3 साल जितना भी टेन्योर आप बोलोगे मेरे को, आप जैसे कि वहाँ से पूछा जाता है आपसे कि आप कितने सालों में अपना पैसा वापस करना चाहते हो। आप बोलोगे 5 साल, तो 5 साल तक में आपका हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट करता रहेगा, छोटा अमाउंट, और 5 साल में आपका 4 लाख पूरा का पूरा लोन रीपेमेंट हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ है जो मैक्सिमम है। जैसे कि आप ईएमआई का जो पेमेंट है मैक्सिमम 15, मतलब लोन लेने के बाद 15 सालों में आपको वापस करना ही होता है, चाहे आप जैसे करो, ठीक है। 15 साल, उससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते, 15 साल बहुत टाइम होता है। और गवर्नमेंट के थ्रू भी यही गाइडलाइंस है कि आपने लोन ले लिया, उसके बाद आपको लोन लेने के बाद उसके 15 सालों में आपको लोन का पैसा वापस करना है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म हुआ उसके 1 साल बाद आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हो, या फिर 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। आप रीपेमेंट अगर नहीं करते हो, मतलब कि आप लोन वापस नहीं करते हो कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद, तो इट मीन्स कि इंटरेस्ट लगने लगेगा ना आपका पैसा पे, सीधी सी बात है। अब सपोज डैट किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गया, ठीक है ना, तो उसको 6 मंथ का टाइम ही दिया जाता है, ठीक है। सपोज डैट कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज डैट आपको बीटेक करना है, तो 2025 में आपने एडमिशन करा बीटेक में, 2029 में आपका बीटेक खत्म हो रहा है, ठीक है। और उस केस में जैसे ही बीटेक खत्म हो रहा है, सपोज डैट आपका जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो उस केस में क्या होगा ना, 2029 जो ईयर है उस केस में 6 मंथ जैसे ही होगा उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। अगर आपका जॉब नहीं लगता है उस केस में 1 साल दिया जाता है टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट लगने, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अप्लाई होता है आप पे। मैं आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सपोज दैट ये लोन तो आप लोगे, मतलब आप लेना चाहते हो, मैं ऐसा मान 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 लेता हूँ कि आप लेना चाह रहे हो लोन, ठीक है। कुछ लोग ये भी होंगे कि लोन नहीं लेना भाई, लेकिन पूरा वीडियो देखते देखते आपको लास्ट में पता चलेगा कि लोन लेने में फ़ायदा है, वो मैं बताऊंगा आपको कंक्लूजन में। तो बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो देखो यार, पहली तो बात है कि आप बिहार के रहने वाले होने चाहिए, ठीक है। आ, आप बिहार के रहने वाले हो, इट मीन्स आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है आपका वो 25 ईयर्स तक ही वैलिड है। इट मीन्स कि 25 साल से पहले आपको लोन ले लेना है, 25 साल के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उसमें मैक्सिमम जो एज है वो 25 ईयर है, इसके बाद आप ये लोन के लिए एलिजिबल ना होगे, ठीक है। और मिनिमम आप 12th पास होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ऑप्शनल, सॉरी एक्सेप्शन है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, इनका जो गाइडलाइन है इसमें मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आप 12th पास हो तभी आपको ये लोन मिल सकता है। लेकिन यार देखो, एक डिप्लोमा नाम का एक कोर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोग को पता होगा, तो डिप्लोमा 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है। बेसिकली 10th के बाद जब आप डिप्लोमा करने जाते हो उसमें आपको 3 साल का टाइम मिलता है, 3 साल का टाइम लग जाता है उस कोर्स को कंप्लीट करने में। लेकिन आप जो 12th के बाद डिप्लोमा करने जाते हो, इट मीन्स कि उस टाइम आपको 2 साल ही लगते हैं उसको कोर्स को कंप्लीट करने में। तो यार ये एक तरह से तो ठीक है, 12th अगर पास हो आप तो आप इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का स्कीम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एक वैसा भी सिनेरियो आता है जब बंदा 10th पास करता है उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेता है, उसका पूरा कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन
उसको भी ये लोन मिलता है, ठीक है? तो इट मीन्स कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ-कुछ ऐसा कोर्स है जो आप 10th पर भी इस लोन को ले सकते हो। जैसे कि आप डिप्लोमा अगर करना चाहते हो तो उस केस में लोन ले सकते हो। और नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने कोर्स को मेंशन कर देना है कि इन-इन कोर्स को करने पे आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग र्यूमर्स की बात करते हैं, अफ़वाह की बात करते हैं, ठीक है? तो यार देखो, एक मार्केट में ये चल रहा है ना कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जो जैसे कि इस मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया आपको कि अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आप बिहार के रहने वाले होने चाहिए, यानी कि रेसिडेंस ऑफ बिहार आप होने चाहिए, तो आप ले सकते हो। ये तो ज़ाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ना कि अगर सपोज दैट मैं बिहार का तो रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज आउट ऑफ बिहार है, बिहार के बाहर है मेरा कॉलेज, कोई अदर स्टेट में है, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अदर स्टेट में है मेरा कॉलेज, तो मैं लोन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? डेफ़िनेटली यार तुम लोन ले सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई सीन नहीं है। तुम बस बिहार नहीं चाहिए, मतलब रेसिडेंस ऑफ बिहार का सर्टिफ़िकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, और तुम्हारा जो कॉलेज है वो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें लोन मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है यार। ट्विस्ट ये है कि जो तुम्हारा कॉलेज होगा ना, वो एआईसीटीसी या फिर जो जैसे एआईसीटीसी बेसिकली इंजीनियरिंग का जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ से उनको एफ़िलिएशन मिलता है। तो वैसे ही जो एमबीबीएस होते हैं, जो मेडिकल लाइन में होते हैं, उनका अपना अलग डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो कॉलेज है, तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी है, वो कहीं न कहीं से एफ़िलिएटेड होना चाहिए। रिकॉग्निशन उसको मिलना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट में बोला जाए तो तुम्हारा कॉलेज वैलिड होना चाहिए, मतलब जेन्युइन कॉलेज होना चाहिए, उस केस में तुमको लोन मिलेगा भाई, कोई सीन नहीं है उसका, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इनके वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूँगा, जहाँ पे तुम उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद उनके वेबसाइट पे तुम रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। उस वेबसाइट पे तुम्हें हर कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट वाइज़, स्टेट वाइज़ लिस्ट दिख जाएगा। उस कॉलेज में तुम्हें ये बीएससीसी का जो फ़ायदा है वो मिलेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि वाक़ई में ये जो लोन है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो यार, एक तो वो बंदा होता है जो वाक़ई में कैपेबल नहीं है कि वो आगे हायर एजुकेशन ले पाए, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो हायर एजुकेशन कर पाए। तो उस केस में तो भाई पैसा तुम्हें गवर्नमेंट दे रही है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो वो तो सही है, ठीक है? तुम पैसा लो और पढ़ो, वो सही है। लेकिन एक ये सिनेरियो बनता है कि तुम्हारे पास पैसा है, उसके बाद भी तुम्हें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस केस में फ़ायदा है कि नहीं? तो देखो, ये मेरा कन्क्लूज़न निकलता है, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि सपोज़ दैट तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है? तुम्हारे पास 4 लाख पैसा है, जनरली यार बीटेक करने जाओगे 7-8 लाख तो लग ही जाते हैं, अगर 4 लाख इधर से मिल रहा है, 4 लाख तुम्हें लगाना है, ठीक है? लेकिन सपोज़ दैट तुम कैपेबल हो कि तुम अपना पैसा खुद से मतलब तुम्हारे फैमिली तुम्हारा जो कोर्स है उसको कंप्लीट होने में वो पैसा दे सकते हैं, ठीक है? तुम कैपेबल हो, तो उस केस में तुम्हें लोन लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भाई ले लो यार, फ़ायदा है। मैं बताता हूँ कैसा फ़ायदा है। सपोज़ दैट यहाँ पे तुम लड़के हो, ठीक है? तो तुम्हें 4% ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। सपोज़ दैट तुमने 4 लाख गवर्नमेंट से लोन ले लिया, इस स्कीम के थ्रू, बीएससीसी स्कीम के थ्रू, ठीक है? तो 4 लाख का लोन ले लिया, ठीक है? इस केस में तुम्हें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, तो 4% इंटरेस्ट देना है, ठीक है? अब तुम्हारे पास तो 4 लाख पैसा था, उसके बावजूद भी तुमने 4 लाख गवर्नमेंट से लोन लिया, ठीक है? तुम क्या करो, वो 4 लाख जो लोन लिया है, उसको क्या कर दो, तुम एफडी करवा दो, ठीक है? बैंक में। जनरली यार 7 से 8% मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, 7 टू 8% आप एफडी कराओगे, तो आराम से इंटरेस्ट मिल जाएगा 7 से 8%, ठीक है? और जो गवर्नमेंट को आपको इंटरेस्ट देना है, वो तो 4 ही परसेंट देना है भाई, और तुम्हें बैंक कितना दे रहा है, 8% दे रहा है, तो 4% का तुम्हारा प्रॉफ़िट बनता है, पर ईयर बनेगा। और जो तुम लोन वापस करोगे ना, ये जो गवर्नमेंट लोन तुमको दे रही है, इसमें क्या होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट काम करता है, लेकिन जो तुम्हारा एफडी होगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अब तुम कहोगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो बेसिकली छोटी-सी चीज़ है, मेबी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुमको पता होगा। नहीं पता हो गूगल कर लियो, नहीं समझ में आया तो तुम मेरे को तुम मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, इंस्टा का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, ईमेल भी तुम कर सकते हो या फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा वहाँ पे। ठीक है? तो ये तुम्हारा यहाँ पे 4% का जेन्युइन प्रॉफ़िट बनता है। अगर कोई लड़की है उस केस में यार, उसका तो जो इंटरेस्ट बन रहा है, जो लोन का इंटरेस्ट है वो तो 1 ही परसेंट है, लेकिन वो एफडी कराती है, उस केस में 8% उसको लोन मिलेगा।
तो तुम समझ रहे हो 7% का डायरेक्ट प्रॉफिट है और 4 लाख का 7% अमाउंट होता है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ भी होता है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर करी होगी मैंने इस वीडियो में। और जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना है तुमको। तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो मैं क्या यार, तुमने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करा हुआ होगा, ताकि आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, और वीडियो को लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी आने वाला, इस बार लेट नहीं होगा।